गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आप सभी को रक्षाबंधन का ढेर सारा प्यार, शुभकामनाएं और आशीर्वाद। बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पाठ संख्या 11 कायर मत बन। यह एक कविता है जिसके कवि हैं नरेंद्र शर्मा, है ना। तो बच्चों, यह कायर मत बन कविता के कवि का नाम है नरेंद्र शर्मा। अगर परीक्षा में 1 मार्क का सवाल आता है कि कायर मत बन कविता के कवि का नाम क्या है, तो हमें याद रखना पड़ेगा और यह सीखना पड़ेगा कि कायर मत बन कविता के कवि का नाम है नरेंद्र शर्मा। ओके, नरेंद्र शर्मा कायर मत बन कविता के कवि हैं। तो बच्चों, आज हमारी पहली कक्षा है, यानी इस कविता के ऊपर आज हम पहला क्लास ले रहे हैं, इसलिए मैंने कायर मत बन के बाद रोमान 1 मैंने दिया है ताकि आसानी से समझ में आ सके कि यह हमारी पहली कक्षा है जिसमें हम कायर मत बन कविता के कवि के बारे में जानकारियाँ हासिल करेंगे। यानी नरेंद्र शर्मा जी के बारे में हम जानकारियाँ हासिल करेंगे कि उनका जन्म, उनकी लेखन कला, उनकी भाषा और उनके और भी बहुत सारे जो हिंदी साहित्य जगत में रिलेटेड हैं, वे सारे बातों को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले सभी लोग अपने अपने किताब खोल लो और साथ में एक पेंसिल भी रख लो ताकि कठिन शब्दों के अर्थ वहाँ अंडरलाइन करके लिख सकोगे और जहाँ मैं बोलूँगा वहाँ अंडरलाइन कर लेना ताकि वह तुम्हारे काम आएंगे कभी। तो बच्चों, पेज नंबर 88, पृष्ठ संख्या 88, जिसमें लेखक के परिचय कवि के परिचय हैं नरेंद्र शर्मा जी के बारे में, वे हम पढ़ते हैं। नरेंद्र शर्मा 1913 से 1989, है ना। उनका नरेंद्र शर्मा देखो ब्रैकेट में 1913 टू 1989, है ना। यस, 1913 टू 1989 तक उनकी नरेंद्र शर्मा के साइड में लिखा गया है। यानी हम इससे आसानी से समझ सकते हैं कि यह जो होगा वह उनका जन्म है ना, और यह जो है वह उनका मृत्यु है ना, यानी देहावसान। तो नरेंद्र शर्मा जी का जन्म जो है वह 1913 को होता है, यानी 1913 को, और उनका देहावसान यानी मृत्यु होता है 1989 को। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं। कवि नरेंद्र शर्मा आधुनिक हिंदी काव्यधारा के अंतर्गत छायावाद एवं छायावादोत्तर युग के होने वाले व्यक्तिवादी गीति कविता के रचयिता के रूप में प्रसिद्ध हैं। कह रहे हैं कि कवि नरेंद्र शर्मा हिंदी काव्यधारा के, यानी हिंदी की जो काव्यधारा है उसमें, उसके अंतर्गत वे छायावाद और छायावादोत्तर, है ना। जैसे कि बच्चों, मैंने बताया था कि हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास 4 भागों में बांटा गया है ना। हिंदी साहित्य का इतिहास 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले, इससे पहले मैंने बताया था बच्चों, याद करो कि सबसे पहले कौन सी भाग है? आदिकाल, है ना, आदिकाल। फिर 2 नंबर आता है भक्ति काल, फिर रीतिकाल, फिर होता है 4 नंबर आधुनिक काल। है ना बच्चों। तो आदिकाल, भक्ति काल, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है। एक हो गया सबसे पहले आदिकाल, यानी जो शुरुआती काल था, प्रारंभिक काल या आरंभिक काल कह सकते हैं। भक्ति काल
फिर रीतिकाल, फिर आधुनिक काल। तो बच्चों आदिकाल एक ही काल है, फिर भक्ति काल में दो आ जाते हैं, सगुण और निर्गुण, है ना। सगुण और निर्गुण यानी नाम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा, यानी कि दो पार्ट है। फिर रीतिकाल, है ना। फिर आधुनिक काल, आधुनिक काल में और भी काल होते हैं, उनके सब डिवीज़न होता है। उसमें सबसे पहले आते हैं छायावाद, है ना। फिर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, समकालीन कविता, षटोत्तरी कविता, यह सारे और भी बहुत आते हैं। तो उसी में से आता है छायावाद, यानी छायावाद कौन से काल के हैं? आधुनिक काल का एक सब डिवीज़न है ना। आधुनिक काल में एक काल था जिसे छायावाद के काल से नाम से जाना जाता है। उसी काल में यह नरेंद्र शर्मा कवि रहे हैं। यानी कि छायावाद यानी उस काल में भी और छायावाद के बाद का भी काल में उन्होंने अपनी लेखन कला जारी रखें। तो कह रहे हैं कि उनके कवि नरेंद्र शर्मा आधुनिक हिंदी काव्य धारा के अंतर्गत छायावाद और छायावादोत्तर युगों में होने वाले व्यक्तिवादी गीति कविता के रचयिता के रूप में प्रसिद्ध हैं। गीति कविता यानी कविता दो तरह के होते हैं। एक कविता हो गया कि कविता होते हैं, और दूसरे एक कविता होती है जिसको गीत के माध्यम से यानी उसे गीत के माध्यम से भी उसे प्रस्तुत किया जा सकता है, उसे कहते हैं गीति कविता। एक तो होता है कविता और एक होता है गीति काव्य यानी गीति कविता, जिसे हम गीत के माध्यम से भी, सुर के माध्यम से भी हम उसे प्रस्तुत कर सकते हैं या गा सकते हैं। तो वे हो गए गीति कविता। व्यक्तिगत प्रयानुभूति, विरह मिलन के चित्र, सुख दुख के भाव, प्रकृति सौंदर्य, आध्यात्मिकता, रहस्यानुभूति, राष्ट्रीय भावना और सामाजिक विषमता के चित्रण के साथ उनके गीतों एवं कविताओं में विषयगत विविधता सहज ही देखी जा सकती हैं। यानी कि उनकी जो कविता का श्रेणी है, यानी कविता जो है, जो उन्होंने अपने कविता लिखा है, उसमें बहुत सारे विषयगत विविधता जो क्वालिटी है वे उनमें दिखाई देता है। वे क्या क्या हैं? व्यक्तिगत प्रणयानुभूति यानी व्यक्तिगत यानी अपने जीवन से अनुभूति होकर, यानी अपने जीवन से यानी अपने व्यक्तित्व के अनुभूति से वह कविता व्यक्तिगत कविता लिखते थे। फिर विरह मिलन, विरह यानी बिछुड़ना और मिलन यानी मिलना। विरह यानी एक दूसरे से बिछुड़ जाना यानी दुख, है ना। फिर मिलन यानी मिलना उनका, कभी बिछुड़ना कभी मिलना, यह सारे उनकी कविताओं की विशेषता थी। फिर सुख दुख यानी मनुष्य के जीवन में जो सुख और दुख के कड़ियाँ लगी रहती हैं, उनको भी उन्होंने बड़ी मर्मांतिक उन्होंने वर्णन किया अपने कविता के माध्यम से। फिर प्रकृति सौंदर्य, प्रकृति यानी जो हमारे नेचर है ना, उनके ऊपर भी पशु पक्षी को लेकर, पर्यावरण को लेकर और भी बहुत सारे चीज़ों को लेकर उन्होंने प्रकृति का सौंदर्य रूप उन्होंने दिखाया है अपने कविता के माध्यम से। फिर आध्यात्मिकता, फिर रहस्यानुभूति, राष्ट्रीय भावना, अपने नेशन के प्रति जो भावना होती है, वह सामाजिक विषमता यानी समाज में जो बहुत सारे कुप्रथाएँ थे, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, है ना, वे सारे रूप रंग, वे सारे सामाजिक विषमता को उन्होंने अपने कविता के माध्यम से उबारा है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नरेंद्र शर्मा जो थे वे उनकी कविताओं में या उनकी गीतों में यह सारे विविध यानी बहुत प्रकार के विषमता यानी बहुत प्रकार के क्वालिटीज़ हम देख सकते हैं, चित्रण किया गया है। और उन्हें गीतों के माध्यम भी दिया गया है और कविता भी, यानी गीत तो लिखे ही हैं, साथ में कविता भी उन्होंने लिखा है। मूलतः भावुक और कल्पनाशील कवि होने पर भी नरेंद्र शर्मा की कुछ एक कविताओं में सामाजिक यथार्थ के चित्रण के कारण प्रगतिशीलता के भी दर्शन होते हैं। बच्चों, जैसे मैंने कहा था कि वे आधुनिक काल के छायावाद और छायावादोत्तर कविता यानी छायावादोत्तर यानी छायावाद के बाद के कविताओं में उन्होंने जो कविता लिखा है, और उससे यह भी पता चलता है कि वे प्रगतिशील कवि भी थे। प्रगतिशील यानी प्रगतिवाद जो कविता हैं यानी प्रगतिशील, उनमें एक प्रगति आगे की तरफ ले जाने की, आगे की तरफ बढ़ावा देने की वे सारे क्वालिटीज़ उनमें मौजूद थे। तो वे कह रहे हैं कि उन्होंने भावुक यानी इमोशनल
है ना, जो किसी व्यक्ति के दुख को, किसी व्यक्ति के संताप को देखकर वे जो भावुक हो जाते थे, वे अपने कविता के माध्यम से, कविता के द्वारा लोगों को भी भावुक और कल्पनाशीलता यानी इमेजिन करके भी उन्होंने कविता लिखा है। इसलिए उन्हें प्रगतिशील यानी इमेजिन क्या, कि आज जो हमारी स्थिति है, कल हमारी स्थिति क्या हो सकती है, या किसी व्यक्ति का आज जो स्थिति है उसका कल क्या हो सकता है, वे सारे को कहते हैं प्रगतिशील, है ना। तो वे सारे चीज़ों का उन्होंने चित्रण किया है, इसलिए उन्हें प्रगतिशील कवि के रूप में भी जाना जाता है। तो बच्चों, अभी हम लोग जानेंगे कि यह तो हो गए उनके कविताएं के गीति कविता या कविताओं के उनकी विशेषताएं हो गए। अभी हम पढ़ेंगे कि उनका जन्म, मृत्यु कब और कहाँ हुआ था। गीति कवि यानी गीतकार कवि, यानी कविताओं को जो गीत के माध्यम से वे गाया करते थे या लोग गाते हैं उनके कविताओं को, इसलिए उन्हें कहा जाता है गीति कवि, है ना। तो गीति कवि नरेंद्र शर्मा जी का जन्म सन 1913 में उत्तर प्रदेश के बुंदल शहर जिला अंतर्गत जहांगीर नामक स्थान में हुआ था। कह रहे हैं कि गीति कवि जो नरेंद्र शर्मा जी हैं, उनका जन्म 1913 में कहाँ हुआ था। 1913 हम तो जान पाए कि 1913 में उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के बुंदेल शहर जिला अंतर्गत, यानी उत्तर प्रदेश के एक जिला था बुंदेल शहर, उसमें एक गांव था जिसका नाम है जहांगीर नामक स्थान में उनका जन्म हुआ था। तो उनका जन्म जो है वे क्या है बच्चों, सन 1913 में, है ना। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के बुंदेल शहर जिला अंतर्गत जहांगीर नामक स्थान में उनका जन्म हुआ था। बच्चों इसको अंडरलाइन कर लो कि गीति कवि नरेंद्र शर्मा जी का जन्म सन 1913 में उत्तर प्रदेश के बुंदेल शहर जिला अंतर्गत जहांगीर नामक स्थान में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो तुम्हारे टेक्स्ट, तुम्हारे जो प्रश्न अभ्यास है या अभ्यास माला है, उसमें भी सवाल है कि गीति कवि या कवि नरेंद्र शर्मा जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। यह 2 मार्क का या 1 मार्क का सवाल आ सकते हैं। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उन्होंने एमए किया, यानी इलाहाबाद के जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय थे वहाँ से उन्होंने एमए का डिग्री यानी मास्टर डिग्री ऑफ आर्ट्स उन्होंने डिग्री हासिल किया। फिर तत्पश्चात वे उनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं हुई। प्रारंभिक यानी शुरुआती जो शिक्षा थी वे उत्तर प्रदेश में ही हुए, लेकिन जो मास्टर डिग्री थे वे उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने मास्टर डिग्री किया। फिर तत्पश्चात वे वाराणसी के काशी विद्यापीठ में शिक्षक नियुक्त हो गए। कह रहे हैं कि उसके बाद यानी तत्पश्चात यानी उसके बाद, किसके बाद? मास्टर डिग्री करने के बाद वे बनारस के काशी विद्यापीठ में वे शिक्षक के रूप में नियुक्ति किया गया उनको, यानी टीचर हो गए हुए। फिर इसी दौरान देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण आपको नज़रबंद भी होना पड़ा। कह रहे हैं कि इसी बीच यानी जब वे काशी विद्यापीठ में वे जब शिक्षक का नौकरी कर रहे थे, तभी हमारे देश में क्या हो रहा था? तब हमारे देश अंग्रेज़ों के गुलाम हुआ करते थे, है ना। यानी अंग्रेज़ों के शासन में हम शोषित होते थे। उसी बीच महात्मा गांधी के स्वीकृति पर, महात्मा गांधी के बुलाने पर वे उस भारत स्वाधीनता आंदोलन में वे सक्रिय रूप से सहयोग देने के कारण उन्हें नज़रबंद कर दिया गया था। नज़रबंद यानी बच्चों अपने नज़र में कैद, यानी एक होता है जेल में कैद करना और एक होता है नज़र में कैद करना। नज़र यानी हमारी आँखों के बीच में उन्हें बंद करके रखना। यानी मानो यह मेरा घर है या मानो सपोज फॉर एग्जांपल कि यह मेरा घर है या तुम्हारा घर है, किसी का घर है, तो जिसमें तुम्हें चारों तरफ से पहरेदारी देकर यानी पुलिस या जो पुलिस अधिकारी होते हैं उनके द्वारा उनको घेराबंदी करके रखा जाता था। यानी नज़र में, गेट के बाहर, पीछे, अगल बगल, चारों तरफ
पुलिस तैनात होते थे कि देखते थे वे कि कब कहाँ और क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। यानी वे घर से निकलते तो उनके पीछे पीछे पुलिस होते थे, वे घर में आते तो पुलिस उनके बाहर रुकते थे, यानी उसे कहते हैं नज़रबंद। तो वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में सहयोग देने के कारण उन्हें नज़रबंद कर दिया गया था अंग्रेजों ने। फिल्म जगत से आकर्षित होकर आप मुंबई चले गए और वहाँ फिल्मों के लिए गीत लिखते रहे। कहने की उसके बाद, यानी जब वे नज़रबंद हुए उसके बाद वे उनके मन में, यानी वह पहले से ही फिल्म जगत में हुए आकर्षित, यानी वे बहुत अट्रैक्टिव थे कि वे फिल्म जगत में काम करेंगे। तो वे बाद में वे शिक्षक का नौकरी त्याग कर वे फिल्म जगत में जा पहुँचे। कहाँ? मुंबई जा पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने फिल्मों के लिए क्या लिखना शुरू कर दिया? गीत, संगीत, है ना। उन्होंने फिल्म के लिए गीत लिखना शुरू कर दिया। बाद में आकाशवाणी के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए उन्होंने रेडियो की सेवा शुरू की। यानी वे गीत, कविता लिखते थे, उनको गीत के द्वारा गाते भी थे, इसलिए उसके बाद, यानी फिल्म जगत में जब वे गीत लिखना शुरू किया उसके बाद आकाशवाणी जो होता है, आकाशवाणी है ना, उसमें उन्हें निमंत्रण दिया गया। यानी आकाशवाणी की तरफ से उन्हें इनवाइट किया गया कि आप आकाशवाणी में आइए और हमारी चैनल के माध्यम से आप अपना कविता प्रस्तुत कीजिए, गीतों के माध्यम से, गीत के रूप में या कविता के रूप में आप अपना कविता हमारी चैनल के जरिए आप प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्हें इनवाइट किया गया, वे स्वीकार किए और वे चले गए आकाशवाणी में, रेडियो सेवा शुरू की। आप आकाशवाणी में विविध भारती कार्यक्रम के संचालक नियुक्त हुए। कह रहे हैं कि आकाशवाणी का एक चैनल था जिसका नाम है विविध भारती, है ना। विविध भारती में उन्होंने संचालक के रूप में नियुक्त हुए, डायरेक्टर के रूप में वे नियुक्त हुए। इस पद पर रहते हुए आपने हिंदी को खूब बढ़ावा दिया और सुरीले हिंदी गीतों के प्रसारण के जरिए विविध भारती कार्यक्रम को अत्यंत लोकप्रिय बनाया। कह रहे हैं कि उन्होंने, वे जब अपने सारे कामकाज को छोड़कर यानी शिक्षक जो काशी विद्यालय में उन्होंने शिक्षक पद पर नियुक्त हुए, वे छोड़ दिए। फिर उन्हें नज़रबंद किया गया। फिर वे मुंबई पहुँचे फिल्मों के गीत लिखने के लिए। फिर वहाँ से आ गए अभी आकाशवाणी में, और आकाशवाणी के माध्यम से, रेडियो चैनल के माध्यम से, विविध भारती चैनल के माध्यम से वे अपने हिंदी को खूब बढ़ावा दिया। हिंदी को बहुत बढ़ा चढ़ा कर उन्होंने प्रसारित किया, उन्हें प्रस्तुत किया। हिंदी साहित्य को और भी आगे बढ़ाया। उसके बाद उन्होंने सुरीले हिंदी गीतों के गाकर वे विविध भारती प्रसारण करते रहे, कार्यक्रम को प्रसारण करते रहे और वे लोकप्रिय भी बन गए। सन 1989 में इस यशस्वी गीति कवि का देहावसान हो गया। तो बच्चों, उनका देहावसान यानी मृत्यु कब हुआ था? सन 1989 में, है ना। यानी उनका जन्म हुआ था सन 1913 में और मृत्यु हुआ था सन 1989 में। यह याद रखना बच्चों, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुआ था, है ना। यह सारे, और वे किस काल के कवि थे? छायावादी कवि थे। ओके। और कायर मत बन कविता के कवि का नाम क्या है? यह सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों आगे पढ़ते हैं उनकी काव्य कलाएँ, यानी क्या क्या उनकी काव्य ग्रंथ उन्होंने लिखा था। पंडित नरेंद्र शर्मा की गीति प्रतिभा के दर्शन छोटी अवस्था में ही होने लगे। कहने की पंडित यानी नरेंद्र शर्मा, वे एक पंडित थे। शर्मा जो हैं वे पंडित होते हैं। तो कहने की नरेंद्र शर्मा जो पंडित हैं, उन्होंने उनका गीति प्रतिभा यानी गीत गाने की जो क्वालिटी है, जो उनकी क्या बोलते हैं प्रतिभा जो है, वे छोटी अवस्था में ही, यानी वे जब छोटे थे तब से ही वे गीति
प्रतिभा से संपूर्ण होकर वे गीत गाया करते थे। छोटे जब वे बाल्यावस्था में थे तभी से ही वे गीतों के माध्यम से गीत गाया करते थे, गुनगुनाया करते थे, गीत गाते थे। उनके 2 गीत संग्रह विद्यार्थी जीवन में ही प्रकाशित हुए। कहने कि उनकी 2 गीत संग्रह हैं जो कब प्रकाशित हुए? जब विद्यार्थी जीवन यानी जब वे स्टूडेंट्स थे। विद्यार्थी यानी स्टूडेंट, वे जब स्टूडेंट थे तब से ही उनका 2 कविता यानी 2 गीत संग्रह वे प्रकाशित हुए। जीवन ने अंतिम दिनों तक आपकी लेखनी चलती रही। कहने कि जीवन में यानी उनकी जो कौन सी जीवन यानी 1913 से लेके 1989 तक का जीवन जो था उसमें उन्होंने यह गीत लिखना या कविता लिखना वे कला चलती रही जब तक उनका देहावसान न हो चुका था। तो कहने कि जीवन के अंतिम दिनों तक यानी अंतिम सांस तक उन्होंने कविताएं लिखना छोड़ी नहीं और कविता लिखते गए। आपकी काव्य कृतियों में प्रभात फेरी यानी उनकी जो काव्य कृतियाँ हैं यानी कविताएं जो हैं वह उसमें से कुछ प्रमुख कविताओं के नाम यहाँ पर जिक्र किया गया है। वे हम पढ़ते हैं, सुनाते हैं और जानते हैं कि उनकी काव्य कृतियाँ में प्रभात फेरी, फिर प्रवासी के गीत, फिर पलाशवन, मिट्टी के फूल, हंसमाला, रक्तचंदन, कदलीवन, द्रौपदी खंडकाव्य, उत्तरजय खंडकाव्य और सुवर्ण खंडकाव्य यानी उनके 3 काव्य है जो खंडकाव्य है। एक हो गया द्रौपदी, याद रखना बच्चों, द्रौपदी अंडरलाइन करो कि द्रौपदी खंडकाव्य है, उत्तरजय वह भी खंडकाव्य है और सुवर्ण जो है वह भी खंडकाव्य है। यानी यहाँ इनके 3 खंडकाव्य हैं। उल्लेखनीय है कड़वी मीठी बातें उनका कहानी संग्रह है और उन्होंने कहानी भी लिखा है जिसका नाम है कड़वी मीठी बातें। वे उनकी कहानी संग्रह और बाकी सब जो हैं वे हो गए खंडकाव्य और कविताएं हैं या काव्य कृतियाँ हैं। तो बच्चों सवाल आ सकता है कि नरेंद्र शर्मा जी द्वारा रचित किसी एक खंड काव्य के नाम लिखो। तो वे क्या हैं? द्रौपदी, उत्तरजय और सुवर्ण। या फिर ऐसे भी आ सकते हैं कि द्रौपदी खंड काव्य के कवि का नाम क्या है? तो नरेंद्र शर्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह तुम्हारे अभ्यास माला में भी हैं कि यह सारे काव्य कृतियाँ या फिर खंड काव्य या कहानी संग्रह का नाम क्या, उनके कहानी संग्रह का भी नाम आ सकता है। तो इसलिए बच्चों इस सब को अंडरलाइन कर लो। यशस्वी गीति कवि नरेंद्र शर्मा की काव्य भाषा सरल, प्रांजल एवं सांगीतिक लययुक्त खरी बोली हैं। उनकी काव्य भाषा जो है और उनकी काव्य जो लिखने की कला था उसके बारे में भी जानेंगे कि कह रहे कि यशस्वी गीति कवि नरेंद्र शर्मा की काव्य भाषा बहुत ही सरल यानी एकदम सरल सहज, प्रांजल यानी उसमें प्राण रूपी जल प्रदान करने वाला वे कविताएं थी। सांगीतिक लय यानी उसे संगीतिक जो सुर होते हैं सारे गा मा पा, वे सुर में और लय के साथ उसे गाया भी जा सकता था। और युक्त खरी बोली है यानी उनकी भाषा क्या है? खरी बोली। वे कौन सी भाषा में लिखा करते थे? खरी बोली। ओके। आपने सहज प्रवाहमयी भाषा के जरिए कोमल और कठोर दोनों ही प्रकार के भावों को बखूबी अभिव्यक्ति दी है। कहने कि उन्होंने सहज प्रवाहमयी भाषा जो है खरी बोली, उनके माध्यम से उनके जरिए उन्होंने कोमल एकदम बहुत ही सहज सरल, कोमल और कठोर दोनों भावों को उन्होंने अपने कविता के माध्यम से उजागर किया है, कविता के माध्यम से उन्होंने अभिव्यक्त किया है। बखूबी बहुत ही खूबसूरती के हिसाब से उन्होंने अभिव्यक्त किया है। माधुर्य एवं प्रसाद गुणों की बहुलता के साथ आपकी रचनाओं में कहीं कहीं ओज गुण का भी संचार हुआ है। आत्मीयता
चित्रात्मकता और सहज अलंकारिकता आपकी काव्य भाषा के 3 निराले गुण हैं। बच्चों यह अंडरलाइन कर लो कि आत्मीयता, चित्रात्मकता और सहज अलंकारिता आपकी काव्य भाषा के 3 निराले गुण हैं। यानी कवि या गीति कवि नरेंद्र शर्मा के 3 गुणों कौन सी हैं? तो वह एक हो गया आत्मीयता, फिर चित्रात्मकता और अलंकारिकता। यह उनके 3 गुण हैं, निराले गुण हैं, जिसके द्वारा वे अपने कविता को प्रस्तुत करते थे, अपने गीतों को प्रस्तुत करते थे। इसलिए उन्हें कहा जाता है गीति कवि नरेंद्र शर्मा। ओके, तो बच्चों अभी हम थोड़ा बहुत उस कविता जो हम पढ़ेंगे, आज तो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आज हम सिर्फ कवि परिचय के ही बातें करेंगे। तो आगे जो हम पढ़ेंगे कायर मत बन कविता नरेंद्र शर्मा जी द्वारा लिखित, वे कविता में क्या क्या भाव उन्होंने व्यक्त किया है, क्या बताना चाहते हैं, वे मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बताना चाहूँगा ताकि तुम लोगों को भी इंटरेस्ट होगी कि नेक्स्ट क्लास में आप लोग अच्छे से पढ़ सकोगे, समझ सकोगे। कहने की कवि नरेंद्र शर्मा की दृष्टि मूलतः मानवतावादी रही है। मानवतावादी यानी लोगों के प्रति, यानी लोगों को वे बहुत तरह के वे सचेतन करते थे, उन्हें कुछ नॉलेज वगैरह देते थे। मानवता का जयगान उनकी साहित्य साधना का लक्ष्य रहा है। इसीलिए उनकी रचनाओं से पुरुषार्थ, साहस एवं अविचल भाव का संदेश मिलता है। संकलित कायर मत बन यानी कायर मत बन कविता जो है, उसमें शीर्षक कविता के माध्यम से वे लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं, वे मानव को, वे पुरुषों को यह संदेश देना चाहते हैं कि वह कुछ भी बने, यानी वह कुछ भी बने, है ना, लेकिन वे कायर मत बने, कायर ना बने। वे लोगों से, यानी गीति कवि नरेंद्र शर्मा जी कहते हैं, वे मनुष्य को, वे पुरुषों को, वे व्यक्तियों को यह संदेश देना चाहते हैं, यह प्रेरणा देना चाहते हैं कि इस कविता के माध्यम से कि लोग या व्यक्ति वे कुछ भी बने, बस कायर न बने। कायर यानी डरपोक, है ना, डर कर भाग जाना, डर कर उसका सामना न करना, पीछे कदम फेर लेना या पीछे मुड़ जाना, यह सारे चीज़ों से उन्होंने मना किया है। उन्होंने कहा है कि चाहे तुम्हारे पथ पर, तुम्हारे जीवन रूपी पथ पर चाहे कुछ भी हो जाए, तुम पीछे की तरफ मत हटना, बस आगे की तरफ चलते जाना और उससे डरकर भागना मत, कायर मत बनना, बल्कि तुम कुछ भी बन जाना पर कायर मत बनना। वे ही उनका यह कायर मत बन, यानी यहीं से हम समझ सकते हैं कि कायर यानी डरपोक, मत यानी नहीं, बन यानी बनो। कायर मत बनो यानी तुम डरपोक न रहो। यही नरेंद्र शर्मा इस कविता के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं, जो हम आगे की कक्षा में हम कविता के विश्लेषण करेंगे, उसका सारांश बताएंगे, उसका भावार्थ बताएंगे कि उस कविता में नरेंद्र शर्मा जी ने और कौन सी बातें, क्या क्या उदाहरण देकर अपनी सहज सरल रूपी भाषा खरी बोली के द्वारा उन्होंने कैसे अभिव्यक्त किया है। तो बच्चों आज यही हम लोग जान पाए कि नरेंद्र शर्मा का जन्म 1913 में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के बुंदेल शहर जिला अंतर्गत जहांगीर नामक स्थान में उनका जन्म हुआ था। उनका देहावसान हुआ सन 1989 में, 1989 में। और उनकी जो खंड काव्य है वह द्रौपदी, फिर उत्तरजय और सुवर्ण यह उनके खंड काव्य है। और उनकी कहानी संग्रह है वह कड़वी मीठी बातें। और उनकी जो काव्य संग्रह है वे हो गए प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पालसवन, मिट्टी के फूल, हंसमाला, रक्त चंदन, कदलीवन, यह सारे उनकी काव्य कृतियाँ हैं। और उनकी भाषा बहुत ही सरल, सहज, खरी बोली है। यही हम आज जान पाए हैं। तो बच्चों
आगे की कक्षा में हम लोग कविता का विश्लेषण करेंगे। आज के लिए इतना ही।